अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम ट्यूटर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो एज वी ऑल नो दैट हम सबको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके बीच की रिलेशनशिप। चलो स्टार्ट करते हैं इस रिलेशनशिप को। ठीक, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम एक कॉनकेव मिरर लेंगे। ठीक है, हम एक स्फेरिकल मिरर लेंगे। तो आप मान लो ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है जो कॉनकेव नेचर का है, मतलब इसका ये वाला जो साइड है ये पॉलिश्ड होगा। ये क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। ठीक, तो अब हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है जिसका एपर्चर m डैश है। एज वी नो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एपर्चर का मतलब होता है द एरिया विच इज अवेलेबल फॉर द रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, वो एरिया जो किसके लिए अवेलेबल हो? रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, अब चूंकि हमें ये भी पता है कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, सो देयर मस्ट बी अ सेंटर ऑफ कर्वेचर समवेयर हियर। चलो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, अब हमें ये भी पता है कि वी हैव रेड द टर्म दैट इज अ पोल, दैट इज पोल। तो हम मान लेते हैं ये हमारा पोल है। व्हाट इज पोल? पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इनके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक लाइन ज्वाइन करनी, एक लाइन ड्रा करनी है जो ज्वाइन करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, जो ज्वाइन करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को। ठीक है, अब हमने पढ़ के रखा है द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप मान लो ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अब देखो इसकी डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे किसी सोर्स से एक लाइट रे आ रही है ए बी, किसी सोर्स से एक लाइट रे आ रही है ए बी विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो जब ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, हमने पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये लाइट रे है ये किसके थ्रू पास होती है? फोकस के थ्रू पास होती है। तो ये जो लाइट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसके थ्रू होगी पास? फोकस के थ्रू। देखो ये हमारी इंसिडेंट रे है, क्यों? क्योंकि ये किसी सोर्स से आ रही है। ठीक, और हमारी ये वाली जो रे है ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे, क्यों? क्योंकि इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द स्फेरिकल मिरर व्हिच हियर इन आवर केस इज कॉनकेव मिरर। ठीक, अब देखो हमने पता है कि जब यहां से इंसिडेंट रे आएगी, जब मैं एक नॉर्मल ड्रा करूंगा तो वो यहां पे एक एंगल फॉर्म करेगा व्हिच इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन स्फेरिकल मिरर्स के केस में जो हमारा नॉर्मल होता है, आप सिंपली याद रख लो ये वो एक लाइन होती है, एक रे होती है जो किसके थ्रू पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होती है। ठीक है, अगर हमें स्फेरिकल मिरर पे कोई भी किसी भी जगह एक नॉर्मल दिखाना है तो हमें सिंपली एक डॉटेड लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी और ये वाली लाइन बनेगी इस स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल। ठीक है, अब देखो बच्चों समझो, यहां पे ए बी एक इंसिडेंट रे है और हमारा जो सी बी है ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है। नाउ वी नो दैट इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा यहाँ पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल है। अब इसके बीच का ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने क्या बताया? मैंने बताया आप सबसे पहले कंसीडर करो एक लाइट रे व्हिच इज ए बी एंड व्हिच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब ये इस स्फेरिकल मिरर को से ट्राई करेगी तो स्फेरिकल मिरर इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? फोकस से होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कहा हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, क्यों? क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होता है और यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म होता है। एंड we have also read the laws of reflection। हमें पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो आपस में बराबर होते हैं। तो देखो इसको मैं कैसे डिराइव करूं। मैं सबसे पहले लिखूंगा यहां पे हियर जो हमारा एंगल, यहां पे एंगल ए बी सी
जो यहाँ पे ये वाला एंगल है, एंगल ए बी सी, ये किसके बराबर है? क्योंकि ए बी सी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये मेरा एफ बी सी के बराबर है, विच इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये यहाँ पे किसके बराबर है? एफ बी सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीजन हमें पता है, ये है दोनों एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये एक पैरेलल लाइन है, ये कोई दूसरी पैरेलल लाइन है, और ये आप मान लो ये बीच में ट्रांसवर्सल है, ये आपका बीच में एक ट्रांसवर्सल है। अब देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इनके बीच में ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनको हम जेड एंगल्स कहते हैं या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी। ठीक, मैंने कहा ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं। आप इसको रीजन लिख भी सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल क्यों बराबर है? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे, यहाँ इन दोनों वाली इक्वेशंस का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में बराबर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो ये दो भी क्या होंगे? आपस में बराबर। ठीक है ना, तो मैं इन दो इक्वेशन से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं। क्या कंक्लूजन? कि एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये दो एंगल्स खुद बराबर है, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा। मतलब ये जितना एंगल है ये वाला एंगल भी उतना होगा। अगर ये आर है तो ये कितना भी होगा? आर होगा। ठीक, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। अगर आप देख पाओगे तो यहां पे एक ट्रायंगल फॉर्म होती है बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ। ठीक है, तो यहां पे एक ट्रायंगल होती है फॉर्म। अब इस ट्रायंगल में क्या है? ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। हमने मैथमेटिक्स में पढ़ के रखा है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो विच एम्प्लॉइज दैट, जो इंडिकेट करता है कि एफ सी किसके बराबर होगा? एफ बी के बराबर होगा। इसको याद रखें आप। देखो हमने क्या कहा? एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एफबीसी, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो यहां पे मैंने फिर से कहा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल एफसीबी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। क्यों है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पे अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर। तो जब हम राइट हैंड साइड को बराबर देख पाते हैं तो हम देखते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो मतलब यहां पे अगर आप देखोगे एक ट्रायंगल फॉर्म होती है। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में बराबर है, तो इसका मतलब इनके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। सो व्हिच प्रूव्स दैट एफसी इज इक्वल टू एफबी। ठीक है, अब आप एज्यूम कर लो कि ये इसका जो एपर्चर है एम डैश, अगर मैं मान लो ये अपर्चर में छोटा करूं, बहुत ही छोटा करूं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एफ बी है, जब मैं इस मिरर का एपर्चर बहुत छोटा कर लूं तो ये एफ बी है, ये किस पे लाई करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है ना, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि अगर आप एपर्चर ऑफ द मिरर, इफ aperture of mirror is very small, if aperture of mirror is very small, अब एज्यूम कर लो कि जो मिरर का एपर्चर है वो बहुत ही कम है होगा। क्या आप एज्यूम कर लो जो एपर्चर ऑफ द मिरर है वो बहुत ही कम है, तो इसका मतलब क्या होगा? एफ सी किस, अब एफ बी किस पे आएगा? एफ पी पे आएगा।
ठीक है ना। तो विच इंडिकेट्स दैट एफ सी इज इक्वल टू एफ पी। क्यों? क्योंकि जब एपर्चर कम है तो ये बी वाला पॉइंट भी आगे आएगा, छोटा छोटा हो गया, छोटा कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कहां पे लाई करेगा? पी पे लाई करेगा। तो विच इंडिकेट्स दैट एफ सी इज इक्वल टू एफ पी। अब देखो यहां पे एफ सी, ये हमारा एफ सी है और ये हमारा एफ पी है। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं यहां से P से C तक की डिस्टेंस क्या है, आप सब बताओगे सर इट इज रेडियस, इट इज रेडियस। तो मतलब ये है कि एफ सी प्लस एफ पी इज इक्वल टू आर। यहां पे एफ सी प्लस एफ पी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंस आप इक्वेशन इसमें देख सकते हैं कि एफ सी किसके बराबर है? एफ पी के बराबर है। ठीक, तो मैं एफ सी के बदले एफ पी लिख सकता हूं और यहां पे एफ पी ऑलरेडी है, इट इज इक्वल टू आर, इट इज इक्वल टू आर। अब देखो एफ पी प्लस एफ पी कितना होता है? 2fp विच इज इक्वल टू आर। लेकिन अगर हम गौर से देखें इसमें एफ पी हमारा क्या है? ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है। सो इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस विच वी ऑल नो दैट इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जो हम सबको पता है इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो मैं इस फोकल लेंथ को पता है इसको कैसे डिनोट करता हूं? स्मॉल एफ से। तो इसका मतलब होगा ये बनेगा 2f इज इक्वल टू आर, 2f इज इक्वल टू आर। ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे इस 2 को यहां ले जाऊं, चूंकि यहां पे 2 मल्टीप्लाई में है, जब ये यहां जाएगा तो ये क्या बनेगा? तो ये क्या बनेगा? डिवाइड में बनेगा। ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं f हमारा निकलेगा r अपॉन में 2। तो ये वाली रिलेशन और ये वाली रिलेशन हमें चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है और जो फोकल लेंथ होती है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो आप मान लो कि जो फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर है वो सिर्फ डिपेंड करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है। तो आई होप आपको इनके बीच का रिलेशन समझ में आया होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन, बाय बाय।